नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तह तक। दर्शकों, राजनीति में अवसर का बड़ा महत्व होता है। आप चाहें तो इसे अवसरवादिता भी कर लें, क्योंकि राजनीति में इसी अवसरवादिता के कारण कोई राजनेता, कोई राजनीतिक दल सत्ता के शीर्ष तक पहुंच जाता है, तो कोई इसका उपयोग नहीं कर पाने के कारण सत्ता के शीर्ष से च्युत भी हो जाता है, नीचे भी गिर जाता है। और ऐसा कई बार तो इस तरह से गिरता है कि उसका नामो निशान मिट जाता है। अब आप कह सकते हैं कि अवसर की महत्ता तो हर जगह है, फिर राजनीति में अवसर और अवसरवादिता क्यों? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अवसर की महत्ता तो हर जगह है और जो कोई इसका लाभ नहीं उठा पाता है उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन अन्य जगहों पर अवसरवादिता नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे वहाँ एक सिद्धांत काम करता है और उस सिद्धांत के तहत लोग अवसर का लाभ उठाते हैं। लेकिन राजनीति तो इन दिनों सिद्धांत विहीन हो गई है। यहाँ तो सिद्धांत नाम का कोई चीज ही नहीं रहा है और हर राजनेता, हर राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ अवसरवादिता का लाभ उठाकर अपना हित साधने में लगा रहता है। कई बार तो सामान्य रूप से अवसर आते हैं और कई बार अवसर का उन्नयन किया जाता है, क्रिएशन किया जाता है लाभ उठाने के। अभी हाल के दिनों में ऐसा ही एक अवसर आया है जो सामान्य अवसर नहीं है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी ने इसे क्रिएट किया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली और वहाँ शुभेंदु अधिकारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी, तो बस इस अवसर की तलाश में जुट गए पीएम मोदी। अब कहेंगे क्यों जुट गए अवसर की तलाश में? चुनाव तो और जगह भी हुए, बेशक चुनाव अन्य जगहों पर भी हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने आप में अनूठा था पीएम मोदी के लिए। यहाँ उन्हें अवसर था और वे अवसर इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि बजट सत्र के दौरान नारी बंधन अधिनियम, परिसीमन अधिनियम को वे पास नहीं करा पाए थे और इसका मलाल उन्हें था। सदन में जब यह बिल गिर गया तब तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने यह बात कही थी कि भले ही संख्या बल के आगे यह बिल गिर गया है, लेकिन वे इसे लाकर रहेंगे और इसके लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद इस अवसर का निर्माण किया है। ममता बनर्जी के विधायकों को बागी करवा दिया, सांसदों को बागी करवा दिया, बागी विधायकों का एक अलग ग्रुप बनाकर उसे अलग मान्यता दे दी विधानसभा में, और जो सांसद थे उन्हें एक नई पार्टी एनसीपीआई में शामिल करा दिया ताकि किसी प्रकार का कोई मामला न बने, दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत न आ जाए, क्योंकि अगर उनकी सदस्यता चली गई तो फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा। जो क्रिएशन किया है इस अवसर का उन्होंने, वह फिर शायद बाद में वे भी ना कर पाए। और चुनाव में क्या होगा अगले चुनाव में कहना मुश्किल है, इसलिए अभी इसका लाभ उठाने में वे जुट गए। क्योंकि ये जो सांसद बागी होंगे वे बीजेपी के समर्थक होंगे, चाहे वो बीजेपी में मिले या दूसरी पार्टी में मिले।
और पश्चिम बंगाल में खेला करने के बाद पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में भी खेला कर दिया। वहाँ भी शिवसेना यूबीटी के 6 विधायक को बागी करा दिया और फिर उन बागी सांसदों को एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल करा दिया। वैसे तो कांग्रेस ने भी इस अवसर का लाभ उठाने का भरपूर प्रयास किया था। जब राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने जब इंडिया अलायंस की एक बैठक में ममता बनर्जी पहुंची थी, तो ममता बनर्जी को साफ साफ कह दिया गया था कि आपकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है, शायद पार्टी बचे या न बचे, ऐसे में आप अपना भला देखिए, अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी का भला देखिए और कांग्रेस में पार्टी को विलय कर दीजिए। और यही बात उसने महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट के लिए भी कही। लेकिन उन लोगों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं हुआ, राहुल गांधी या सोनिया गांधी की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस से ही निकले हुए थे। एक समय में कांग्रेस से इन दोनों ही नेताओं ने बगावत की थी। शरद पवार कांग्रेस से निकले तो बीजेपी की सहायता से ही मुख्यमंत्री बने थे और ममता बनर्जी ने भी बीजेपी की सहायता ली थी, तब केंद्र में रेल मंत्री बनी थी। लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी से भी नाता तोड़ लिया और एक समय तो वे धुर विरोधी बन गए, क्योंकि राजनीतिक अवसरवादिता में धुर विरोधी कब खासम खास बन जाएंगे और खासम खास कब धुर विरोधी बन जाएंगे कहना मुश्किल है। जिस हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाती थी बीजेपी, तब वे कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और वे भी बीजेपी पर बड़े बड़े आरोप लगाते थे। लेकिन अभी देखिए, बीजेपी के बड़े नेता में गिनती होती है, असम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी ऐसी ही बातें हैं। तो अब किसी भी समय धुर विरोधी खासम खास हो सकते हैं, खासम खास धुर विरोधी हो सकते हैं। गिनती गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सिद्धांत कहीं बचा नहीं। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने मन में उस नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन अधिनियम को सदन में पास कराने का मन बना लिया है, उसे पूरा करने में जुटे हुए हैं। लेकिन टीएमसी के सांसदों को तोड़कर महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के सांसदों को तोड़कर भी वे अपेक्षित सांसदों की संख्या नहीं जुटा पाए। अभी भी 10-12 के लगभग कम हो रहे हैं, जो 2/3 बहुमत को वहां सिद्ध कर सके सदन में। इसलिए अब पीएम मोदी ने ये बागी बागी वाला खेल छोड़ दिया महाराष्ट्र में। अब सीधे पूरे पार्टी को ही मिलाने के रास्ते पर चल पड़े और इसकी जिम्मेवारी वहां मराठा छत्र कह लीजिए बीजेपी का एकनाथ शिंदे को दे दी गई कि वे शरद पवार को अपनी पार्टी में मिला लें। और इस सिलसिले में शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात भी हुई, दोनों के बीच बात भी हुई, लेकिन क्या बात हुई यह उजागर नहीं हुआ। अलबत्ता इस पर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस दोनों ने ही शरद पवार पर जमकर प्रहार किया, लेकिन शरद पवार ने इस पर कुछ कहा नहीं, सिर्फ इतनी ही बातें बताई कि यह शिष्टाचार मुलाकात था। यह बात नहीं बताई कि इस शिष्टाचार भेंट में शिष्ट भाषा में उन्हें एकनाथ शिंदे ने यह समझा दिया कि अब आपकी उम्र भी हो गई है, ज़्यादा दिन तक सक्रिय राजनीति में नहीं रह पाएंगे और सुप्रिया सुले में वह सामर्थ्य नहीं कि वह आपका स्थान ले सके, पार्टी को आगे ज़्यादा अपने बल पर बढ़ा सके। तो
एक डर पार्टी के खोने का भी है। और रही बात कांग्रेस में जो विलय करने की आपने सोची थी, भले ही आपने उसे किनारा कर लिया है, तो वह तो डूबती हुई नाव है, और अगर उस पर सवार होंगे तो वह तो आप को ही डुबाकर अपना नैया पार लगाने का प्रयास करेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि एनडीए में शामिल हो जाइए, यहाँ आपको सम्मान भी मिलेगा और आपकी बेटी सुप्रिया सुले को मंत्री पद भी मिल जाएगा। और यही कारण है कि जहाँ शरद पवार ने इसको शिष्टाचार भेंट कहकर इससे किसी प्रकार का दुराव नहीं कहते हुए ये इशारे में यह बात कह दी कि वे एनडीए में जा सकते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी या एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इसने भी इशारे में बता दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने वाला था उसमें फिलहाल विस्तार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर शरद पवार एनडीए में आ जाते हैं तो फिर सुप्रिया सुले को कोई मंत्री पद दिया जा सकता है, और इशारा तो करना ही होगा, नहीं तो पता नहीं शरद पवार किनारे कर ले। लेकिन जिस प्रकार की बातें चल रही है, अंदर खाने की कुछ आवाज बाहर आ रही है, कुछ इशारे सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि पीएम मोदी के निर्देश पर शरद पवार का एनडीए में जाना लगभग तय हो गया।